जय हिंद। स्वागत सभी का एक और अपडेट सूचना के साथ। इस सूचना के संबंध में एक बात क्लियर कर दूं कि सूचना ज़्यादा पुरानी नहीं है और सूचना का लाभ आप अगले 10 दिनों में ले लीजिएगा, नहीं तो आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा, माता पिता की उम्मीदें और आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। सूचना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के संदर्भ में। जी हाँ, आपने सही सुना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के संदर्भ में ये सूचना है जो कि आई है पीएचडी के इंटरव्यू और पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के विषय में, और कुछ और अलग भी नोटिफिकेशन आए हैं, उसके भी आपसे बातचीत करेंगे। तो नोटिफिकेशन का पहला भाग है रिजल्ट। जी हाँ, लगभग 3-4 दिन पहले इस यूनिवर्सिटी ने अपने सभी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। किस किस डिपार्टमेंट के रिजल्ट आए हैं पर ये जान लीजिए, उसके बाद हम और चीज़ों की बात करेंगे। अडल्ट काउंसलिंग एजुकेशन का रिजल्ट आ गया है, बायो केमिस्ट्री का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। और क्या है, हाँ ये है। इसके अलावा है बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका रिजल्ट आ गया है। इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका रिजल्ट आ गया है। एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसका भी रिजल्ट आ गया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका रिजल्ट आ गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया है। मैनेजमेंट, जिसमें अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको एमसीए बोलते हैं, इसका रिजल्ट आया है। एजुकेशन का रिजल्ट आया है। एजुकेशन में बहुत सारे बच्चों का चयन हुआ है। 3, 6, 9 के बाद है ये 14 के बाद है 16 के बाद है लगभग 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू लगभग 36 250 बच्चे के करीब इसमें चयन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में इंटरव्यू के लिए। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में हैं। फिर रिजल्ट आया है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का भी आया है। और हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बच्चे का आई थिंक, हाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं इसे कंफर्म कर दूँ, उल्टा सीधा हो जाएगा तो आप मेरा रेल लगा देंगे, है ना। हाँ, ये कहाँ गया, हाँ एजुकेशन का ही सही है। मास कम्युनिकेशन का भी रिजल्ट आया है। पॉलिटिकल फिजिकल एजुकेशन का रिजल्ट आया है। बॉटनी का आया है। केमिस्ट्री का आया है। आप लोगों को अपना रोल नंबर चेक कर लेना है रिजल्ट जो आया, क्योंकि इसमें रोल नंबर ही दिया गया है। मिस इंटरप्रिटेशन मुझसे भी हो सकता है बोलते वक्त में, सब्जेक्ट कुछ और रोल नंबर कुछ और, तो क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ये फिजिकल एजुकेशन, बॉटनी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स, इसका रिजल्ट आया है। एंशियंट हिस्ट्री का आ गया है। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, मिडिवल हिस्ट्री, मिलिट्री साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू, इन सभी डिपार्टमेंट के पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट आ गए हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू के डेट्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों की जो आपको इंटरव्यू से पहले जानना ज़रूरी है। इंटरव्यू की डेट्स कुछ इस प्रकार से है। इंटरव्यू का वेन्यू पहले सुन लीजिए। इंटरव्यू का वेन्यू है यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही इंटरव्यू होगा। सलब श्री राम सिंह मूल्यांकन भवन, निकट स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह। समय है सुबह 10 से 5 बजे के बीच में। अब डेट सुन लीजिए और डिपार्टमेंट सुन लीजिए, किस डेट में किस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू रखा गया है। इस इंटरव्यू के अंदर याद रखिएगा, जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है वो बच्चे, और जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट प्राप्त थे, जिनको एग्जाम्पशन कैटेगरी के बच्चे कहा जाता है, इन दोनों ही परिस्थितियों में आपका इंटरव्यू होना है, और दोनों ही कैटेगरी के बच्चों को सेम डेट पर जाना है इंटरव्यू देने के लिए अपने पर्टिकुलर वेन्यू पर। 13 जुलाई को पहला दिन है जिसमें इंटरव्यू होना है। ये 5 डिपार्टमेंट्स का इनके नाम है। अडल्ट एंड काउंसलिंग एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी, ये पूरा एक ही डिपार्टमेंट का नाम है। हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और एंशिएंट हिस्ट्री, ये 5 डिपार्टमेंट है जिनका इंटरव्यू 13 जुलाई को रखा गया है। 14 जुलाई अगली डेट है इंटरव्यू की, जिसमें होना है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मिडिवल हिस्ट्री, डिफेंस एंड स्ट्रेटजी साइंस, को मिलिट्री साइंस भी बोलते हैं। इन 5 डिपार्टमेंट का इंटरव्यू होना है 14 जुलाई को। 15 जुलाई को इंटरव्यू होना है मेरा फेवरेट पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, उर्दू एंड मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। 16 जुलाई को किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होना है, क्योंकि 16 जुलाई को संडे है। 17 जुलाई को इंटरव्यू लगभग 6 डिपार्टमेंट्स का है। हाँ 6 है, पहला है, ये 5 ही हैं और नाम बड़े बड़े हैं, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्स, मैनेजमेंट जिसके अंदर अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी है, 4th है सोशोलॉजी, और 5th डिपार्टमेंट है एनवायरमेंटल साइंस। अगली डेट है 18 जुलाई की। 18 जुलाई को भी 5 डिपार्टमेंट का इंटरव्यू रखा गया है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी।
19 जुलाई को 4 डिपार्टमेंट का इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से है, ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं की गई है, इसका ध्यान रखिएगा। 19 जुलाई को इंटरव्यू जिन डिपार्टमेंट के नाम है फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। 20 जुलाई को भी इंटरव्यू है 4 डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एमसीए यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। 21 जुलाई को इंटरव्यू और 22 जुलाई को इंटरव्यू 2 बड़े डिपार्टमेंट का है, हिंदी और एजुकेशन। अब ये कंफर्म नहीं है कि हिंदी का इंटरव्यू 21 जुलाई को होना है या 22 जुलाई को होना है, या फिर दोनों दिनों में कुछ बच्चों का हिंदी का 21 को होगा, कुछ का 22 को, ये कंफर्म नहीं। तो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी और डिपार्टमेंट एजुकेशन के बच्चे अपने अपने पर्टिकुलर फैकल्टीज़ में या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से ज़रूर कंसल्ट कर लेंगे कि आपका इंटरव्यू किस डेट में एग्जैक्ट है, कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हिंदी में लगभग 150 के करीब बच्चे और एजुकेशन में लगभग 250 के करीब बच्चे चयन हुए हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने इंटरव्यू किस किस डिपार्टमेंट का आया है डेट के साथ मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट का भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ और बातें जो आपको इंटरव्यू से पहले जान लेना अति, ठीक है, कुछ और बातों को जान लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। पहली चीज़ कि आपने ग्रेजुएशन भी पास किया होगा, पीजी भी पास किया होगा, कुछ बच्चों ने एमफिल किया होगा और कुछ बच्चों का नेट जेआरएफ सेट गेट ये भी पास हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी डिग्रियों या एकेडमिक रिकॉर्ड्स की यूनिवर्सिटी कुछ नंबर देती है, ठीक है, उसको जान लेना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको 100 में से नंबर मिलेंगे तो किस परसेंटेज पे कितने नंबर मिलेंगे, नेट जेआरएफ होने पे कितना नंबर मिलेगा, एमफिल है नहीं है उसका क्या वेटेज मिलेगा, इसको लेकर एनेक्सर ए को आपको देखना होगा। ये एनेक्सर ए की जानकारी आपको मिलेगी। जो पीएचडी का ऑर्डिनेंस है 2022 का यूनिवर्सिटी का, उसको आपको देखना होगा और उसके पेज नंबर 22 या 26 को आपको जाकर जानकारी मिल जाएगी। एनेक्सर 1 क्या कहता है, और ये एनेक्सर 1 मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है वेबसाइट पर 1 जुलाई के समय, उसमें पॉइंट नंबर 7 इस विषय में संदेश या इंगित करता है। ये कहता है कि यदि आपने ग्रेजुएशन 80% नंबरों से ज़्यादा से किया है तो आपको जो 3 नंबर दिए जाएंगे, और आपने यदि ग्रेजुएशन 80 से लेकर 60% के बीच में परसेंटेज लाकर किया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने यदि 50 से लेकर 60% आपका आया है ग्रेजुएशन तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यदि 50 से भी कम है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। और ग्रेजुएशन चाहे आपका 3 साल का हो, चाहे आपका 4 साल का हो, या बीटेक हो या बीई हो, ठीक है। दूसरी चीज़, यदि आपने अपना ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री प्रोग्राम किया है जो कि कंप्लीट 4 साल का है, तो आपके यदि 90% से ज़्यादा नंबर है तो 3 नंबर, 85 से 90% के बीच में है तो 2 नंबर, SC ST के लिए 75% का एरिया रखा गया, ठीक है। पीजी में यदि आपके 80% से या उससे ज़्यादा नंबर है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। मेरिट बनने के लिए 60% से 80% के बीच में आपके नंबर है, परसेंटेज है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और 55 और के आसपास है SC ST के लिए 55 है, 5% उसमें 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। एमफिल, यदि किसी ने एमफिल किया है तो उसके यदि 60% से ज़्यादा नंबर है तो उसको 2 अंक दिए जाएंगे, और SC ST OBC में ये क्राइटेरिया 60 की बजाय 55 कर दिया गया, ठीक है। यदि किसी बच्चे ने UGC का या CSIR का नेट पास किया है, या गेट पास किया है, या CED का एग्ज़ाम पास किया है, तो उन बच्चों को 7 नंबर मिलेंगे, और या फिर कोई नेशनल फेलोशिप होल्डर है तो भी उनको 7 नंबर मिलेंगे। यदि किसी बच्चे ने नेट और स्टेट का, यूपी में यूनिवर्सिटी है तो उसका सेलेक्ट पास किया है तो आपको दोनों में से एक ही चीज़ दी जाएगी, लेकिन 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। यदि आपने कहीं टीचिंग प्रैक्टिस कर रखी है या करी हुई है या कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 6 नंबर तक मिल सकते हैं, और इसमें कहा गया है कि 1 या 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, और 1 साल के आपको टीचिंग एक्सपीरियंस 3 मार्क्स फॉर 1 ईयर, ठीक है, यानी कि आपको 1 साल का 1 नंबर मिलेगा, और आपने जितने साल भी टीचिंग की होगी, मान किसी ने 5 साल में की है तो 5 नंबर मिल जाएंगे, किसी ने 10 साल की है तो भी 6 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रखा गया है, ठीक है। ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई UGC का नेट JRF पास किया है और उसके साथ साथ गेट भी पास है और CED का एग्ज़ाम भी पास कर रखा, तो मैक्सिमम इसमें 7 अंक रखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि ऐसे बच्चे हैं जिनका JRF पास है, नेट भी है, टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, तो एकेडमिक इंटरव्यू के आधार पर उनको मैक्सिमम 15 नंबर तक मिल सकते हैं, ठीक है। आपका नॉलेज कैसा है, सब्जेक्ट पे पकड़ के कमांड कैसी है, सोनोप्सिस का डिज़ाइन कैसा है, इसके 15 नंबर रहेंगे, 30 नंबर। तो ये टोटल क्राइटेरिया आपका 30 नंबरों का बन रहा है। UG के मार्क्स, PG के मार्क्स, MPhil के मार्क्स, नेट के मार्क्स, JRF के मार्क्स, गेट के मार्क्स, सेट के मार्क्स और CED टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सबको मिलाकर 30 नंबर आपके टोटल हैं। आपको कितने मिलेंगे वो आपके
आपके एकेडमिक रिकॉर्ड से तय होगा। इसकी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आते हैं एक और नोटिफिकेशन में जो कि 1 जुलाई को आया है और सबसे ज़रूरी है इस विषय पर बात करना, जो कि मैं अगले 5 मिनट आपके लिए लेने वाला हूँ। पहली चीज़, इसका पॉइंट नंबर 1 कहता है कि पीएचडी का एडमिशन जिन भी बच्चों का होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, उनका ऊपर पीएचडी का अध्यादेश 2022 लागू होगा। ना ही 20 का लागू होगा, ना ही 16 का, ना ही 9 का, ना ही 1 का, ना ही 1991 का। ठीक है, आपके ऊपर जिनका भी एडमिशन होगा इस सत्र में, उन पर 2022 का ऑर्डिनेंस लागू होगा। 2022 का ऑर्डिनेंस क्या है, कहाँ से मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं तो कोई गम नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2022 का न्यू ऑर्डिनेंस का लिंक आपको दे दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। और कोई डाउट हो, शंका हो उसको समझने में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, चाहे यूजीसी से चाहे हमसे। ठीक है, दूसरी बात, इसमें एक और पॉइंट है नोटिफिकेशन में, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कोई नेशनल फेलोशिप प्राप्त की है, जैसे कि NFSC, NFST, NFOBC, NFPWD, RJNF या MNF, ठीक है, ये फेलोशिप प्राप्त की है, या किसी को नॉन नेट है, किसी का नेट है, किसी का JRF है, ठीक है, तो इन बच्चों को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी थी, आप सभी जानते, तो उनको एग्जाम्शन का लाभ मिलेगा। लेकिन आपको इंटरव्यू के वक्त में अपना एग्जाम्शन का उस सर्टिफिकेट प्रूफ को साथ में लेकर आना होगा, तभी आप एग्जम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू इंटरव्यू के लिए वेरीफाई किए जाएंगे डॉक्यूमेंट, तो आपका चयन होगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी, जो पॉइंट नंबर 5 कहता है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में रेगुलर या डिस्टेंस माध्यम से कहीं टीचिंग देते हैं, टीचिंग करते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी अलाइड डिग्री कॉलेज में टीचिंग करते हैं या कर रही हैं, उनको भी रिटर्न से एग्जाम्शन था, तो वो भी इंटरव्यू के लिए चयनित है और वो भी इंटरव्यू देने आ सकते हैं। ठीक है, अगली बात ये कही गई है, इसमें कहा गया है पॉइंट नंबर 6 में कि सभी विद्यार्थी अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अब आपके अंदर सवाल एकेडमिक डॉक्यूमेंट कौन से, एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और यदि आपने एंट्रेंस दिया है तो एडमिट कार्ड, एंट्रेंस क्वालिफाई किया है तो उसका रिजल्ट, ठीक है, और यदि आपने एंट्रेंस नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आपका एग्जाम्शन कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ठीक है, यूजीपीजी के मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10th 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट। इसके अलावा यदि आपने किसी कैटेगरी से SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर PWD EWS हैं, या PS में या नॉन क्रीमिलियर में भी आते हैं, ठीक है ना, तो आपको उनके ऑर्डिनल सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाने होंगे। यदि आपने MPhil किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो उसका प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा, और नेट सेट गेट सिलेट JRF जो भी आपने पास किया है उसका प्रूफ, टीचिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास यदि आप उसके नंबर या लाभ लेना चाहते हैं, और CEED और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए अगर इनके लाभ लेना चाहते हैं। तो ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। ये सभी डॉक्यूमेंट की आपको लगभग 3-3 फोटोकॉपी करवा लेनी है और तीनों का एक सेट बना लेना है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट नंबर 7 को मैंने आपको डिटेल में बता दिया, एनेक्चर 1 वाला, एनेक्चर A वाला, ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा सनॉप्सिस लेकर जाना मैंडेटरी है, मस्ट है। आप कहेंगे या आप कोई बच्चों को लगेगा कि सर जो नोटिफिकेशन आया है, जो हमने देखा है वेबसाइट पे या जो मैं देख पा रहा हूँ, उसमें सनॉप्सिस का जिक्र कहीं नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कहीं जिक्र नहीं, लेकिन विदाउट सनॉप्सिस आपका इंटरव्यू नहीं होगा और ना ही होता है। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है आपकी नज़र में जो इंटरव्यू लेते वक्त सनॉप्सिस नहीं मांगती है, नहीं देते, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी उस यूनिवर्सिटी के विषय में कुछ गहराई से जान सकें और अलग से एक वीडियो बना सकें। क्योंकि अभी तक जो मेरी जानकारी है पिछले 3 साल के यूट्यूब के करियर में लगभग, तो ऐसी कोई यूनिवर्सिटी मुझे नहीं मिली है जहाँ विदाउट सनॉप्सिस आपका इंटरव्यू हो जाए, चाहे आपका PhD रेगुलर हो या पार्ट टाइम से हो या डिस्टेंस से हो, ऐसा कोई कंडीशन है नहीं। अगर कोई भी हो सकता है कि हो, मेरी जानकारी में ना हो, अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन विदाउट सनॉप्सिस किसी को नहीं जाना है। सनॉप्सिस की भाषा हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, बाइलिंगुअल होगी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मेरा तो अनुभव यही है कि सोशल साइंस के अंदर बाइलिंगुअल चल सकता है, लेकिन मिक्स नहीं चल सकता है कि ये आपने हाइपोथेसिस को लिख दिया इंग्लिश में, है ना, हाइपोथेसिस इंग्लिश में लिख दिया, मैथोलॉजी हिंदी में लिख दिया आपने, और जो आपके डेटा है स्टैटिक्स है उसको आपने इंग्लिश और मैथमेटिक्स की भाषा में लिख दिया। लैंग्वेज को मिक्स मत करिएगा। हाँ, जो मात्रात्मक वाले बच्चे हैं जो क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं वो थोड़ा लैंग्वेज को मिक्सअप कर सकते हैं, इंग्लिश और मैथ का यूज़ करते हैं क्योंकि डेटा का यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जो क्वालिटेटिव के बच्चे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, गुणात्मक शोध करते हैं, वो एक ही लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो बच्चे साइंस फैकल्टी के हैं वो बच्चे भी किस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, या ह्यूमैनिटी के बच्चे सनॉप्सिस में किस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, इसकी जानकारी के लिए अपने HOD से या डिपार्टमेंट से जहाँ पर अप्लाई किया है वहाँ से जरूर कंसिडर कर लीजिएगा, या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर सर्च करिएगा। इसको लेकर आपको जानकारियाँ वहाँ मिल सकती हैं, संभावनाएं मुझे लगती है, ठीक है। PPT लेकर नहीं जाना है, PPT लेकर नहीं जाना है। और अगर फिर भी किसी डिपार्टमेंट में, क्योंकि इंटरव्यू स्टार्ट कौन सी डेट से है आपको मालूम है ना, कि
जो इंटरव्यू स्टार्ट हैं आपके जुलाई के 13 तारीख से। अगर 13 जुलाई से पहले कोई नोटिफिकेशन आता है कि इस डिपार्टमेंट के बच्चों को पीपीटी के साथ बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, तो घबराइएगा मत, उसके समाधान भी है मेरे पास, ठीक है। क्योंकि पीपीटी कैसे बनानी है, एसओपी कैसे बनानी है, सिनॉप्सिस कैसे बनानी है, पीपीटी एसओपी सिनॉप्सिस कैसे बनानी है, और ऑनलाइन इंटरव्यू ऑफलाइन इंटरव्यू कैसे दिया, सबके ऊपर अलग अलग वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सैकड़ों वीडियो है चैनल पे, खोजना मुश्किल है। मेरे चैनल पे जाकर सर्च करेंगे एसओपी क्या होता है, पीपीटी क्या होता है, आपको उससे वीडियोज़ मिल जाएंगे, हिंदी में ही है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कोई देखने के बाद कोई सवाल हो मन में, दिल में, दिमाग में, उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। पुनः अपने टॉपिक्स पे आते हैं। पीपीटी लेकर नहीं जाना है, अभी तक जो नोटिफिकेशन कह रहा है सिनॉप्सिस लेकर जाना है, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी भी लेकर जानी है। और अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपसे मांगा गया है लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास नहीं है, तो हो सकता है आपसे अंडरटेकिंग लिखवाई जाए या मांगी जाए, ठीक है। और ऐसे बच्चे भी होंगे जो कहीं जॉब करते होंगे, ऐसे बच्चे में जो जॉब करते होंगे उनका चयन होगा इंटरव्यू देने के लिए, तो ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में। ये खाली उन्हीं के लिए है जो बच्चे जॉब कर रहे हैं या कर रही हैं और इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है या फिर पार्ट टाइम पीएचडी के लिए चयनित हुए हैं, उन बच्चों से एनओसी लेटर मांगा जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इंटरव्यू के टाइम पे, कि यदि आपका एज अ फ्यूचर यूनिवर्सिटी में चयन होता है पीएचडी के लिए, तो आपके उस संस्थान को कोई आपत्ति तो नहीं है जहाँ आप जॉब करते या करती हैं, तो उसका एक एनओसी लेटर वहाँ मांगा जाता है, तो उसको भी बनवा के लेके जाइएगा इंटरव्यू से पहले, ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, अपना सर्टिफिकेट पिछले 3 महीने से ज़्यादा पुराना मत बनवाइएगा। मान लीजिए आपका ये जुलाई चल रहा है, तो लगभग आप मार्च अप्रैल के बाद का, वैसे तो ऑफिशियली डेट 31 मार्च ही होती है, कहीं कहीं 30 अप्रैल भी होती है, ये आप ऑर्डिनेंस को जब पढ़ेंगे उसमें कुछ जानकारी मिल जाएगी कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट के एग्जैक्ट डेट, टाइम, महीना क्या रखा गया है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जानकारी थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के पीएचडी के रिजल्ट, पीएचडी के इंटरव्यू, सिनॉप्सिस और इंटरव्यू के पूरे डेट टाइम की शिफ्ट के साथ में मैंने जो जानकारी दी, कुछ जानकारियाँ छूट भी गई होंगी मुझसे, और कुछ जानकारियाँ मैं आपको अधूरी भी दे सका होऊंगा, ठीक है। तो ऐसी कोई जानकारी आपको लगती जो मैंने आपको नहीं दी है या अधूरी दी है या समझ में नहीं है, ये कमेंट करके पूछिएगा। मेरे लिए कोई सुझाव है आपके पास, कोई सलाह है या कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर शेयर करिएगा, बेझिझक कीजिएगा। और इस वीडियो के लिए धन्यवाद उनमें, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन की जानकारी हमको नहीं थी, आप में से ही कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया कि यहाँ का रिजल्ट आया है, तो हमने सोचा सर्च करते हैं, जानकारी सही निकली। उन सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन बच्चों की मेहनत की वजह से ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, तो पुनः उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस लंबे वीडियो को समय दिया और देखा और अपनी प्रतिक्रिया दी, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। अध्ययन अभ्यास जारी रखिएगा। बिना अध्ययन बिना अभ्यास के सफलता की कल्पना कभी मत करिएगा। जय हिंद।